Hello guys, welcome to our channel. This is lecture number 3rd, elasticity. Today we are discussing some important topic, physical properties of material, and second are elastic effects, and third elastic constants के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसमें यंग्स मॉडुलस था और बल्क मॉडुलस था और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और दैट इज़ आर पॉइजन्स रेशियो. तो आज का टॉपिक इसके बारे में ही होगा और काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा आज का. हमने लास्ट टॉपिक में आपको समझाया था दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था. उसमें हमने डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी और हमने काफ़ी कुछ और भी चीज़ें बताई थी, हुक्स लॉ वगैरह. उसके अंदर हमने एंड जो किया था वो हमने डक्टिलिटी पे एंड कर दिया था उस टॉपिक को. तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं. उसके लिए कुछ ग्राफ्स वगैरह आज हम देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा. सबसे पहले इसको हम टॉपिक को यहाँ देखते हैं. तो ये अपने पास 3 टॉपिक रहेंगे और 3 ही इनफ टॉपिक हैं अपने आज के लेक्चर के लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की. तो कोई भी मटेरियल या कोई भी सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसके पास कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो डक्टाइल हो सकता है और वो ब्रिटल हो सकता है. उसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं. उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब शीट भी बना सकते हैं. मेलेबिलिटी भी प्रॉपर्टी होती है उसके पास. ठीक, तो उसके लिए हमने जो पीछे हमने कुछ ग्राफ्स हमने जाने थे जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो इलास्टिक लिमिट्स के लिए स्ट्रेट ग्राफ बनता है. फिर उसके बाद कुछ ग्राफ में कर्व आते हैं. सपोज कर लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिला जिसको हमने ए कहा, तो ये ए पॉइंट जो है इसकी इलास्टिक लिमिट है. और इसके बाद जो कर्व मिला हम वहाँ जाके यहाँ से इसमें कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए और फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला. तो हमने कुछ ऐसा ग्राफ भी लास्ट में डिस्कस किया था. तो उसके लिए जो ये पॉइंट आया था लास्ट में डी पॉइंट आया था, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट था. और ये ग्राफ हमने वायर के लिए डिस्कस किया था. और यहाँ पे कोई सी पॉइंट था जहाँ पे वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो लेस होता जा रहा था. ठीक, और एक कोई बी पॉइंट था जहाँ से उस वायर की डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही थी. ओके, तो ऐसे करके हमने एक ग्राफ बनाया था. अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, और हम कह सकते हैं सॉलिड्स की. हम स्पेशली सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, तो हम उन्हीं बॉडीज़ की बात करते हैं जो कि जो सम प्रॉपर्टीज़ लगती हैं कि उनके अंदर डिफॉर्मेशन शो हो सकती है. ठीक, तो उसके अंदर आप सबसे पहले की बात करें तो हम पहले कह सकते हैं डक्टिलिटी या टेक्टाइल कह दो. तो टेक्टाइल एक प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने देखा होगा कुछ इसके एग्जाम्पल, हम सीधा एग्जाम्पल से बात करें तो आपने कॉपर को देखा होगा. कॉपर एक ऐसा ऐसा पदार्थ है, ऐसा मेटल है कि उसको आप फोर्स करके उसको वायर में शेप में चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो उसको वायर बना सकते हो. कॉपर को आप शीट भी बना सकते हो. गोल्ड की शीट देखी होगी आपने. तो ये उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ब्रिटल. ठीक है, तो इसका अगर हम वो लें तो ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे जिसको हम जब फोर्स करते हैं तो वो एकदम से ब्रेक हो जाते हैं. जैसे कि कोई सॉफ्ट आयरन देखा होगा आपने. तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सॉफ्ट आयरन का वो देखा है कि आपने सोल्डिंग वाला वायर जो होता है उसको एकदम से अगर खींचो तो एकदम टूट जाता है. वो उसको सॉफ्ट आयरन कहते हैं. तो वो एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है सॉफ्ट आयरन. ठीक है, थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास मेलेबिलिटी. ए बी ली टी, मेलेबिलिटी. तो आपने गोल्ड देखा होगा. गोल्ड की क्या पास होती है, गोल्ड हो गया और क्या हो गया, सिल्वर हो गई. तो गोल्ड एंड सिल्वर, तो इनके पास एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो किस शेप में, वो शीट में डिफॉर्म हो जाते हैं. तो शीट हम बना सकते हैं. एल्यूमिनियम हो गया इसका एग्जांपल. काफ़ी एग्जांपल आप कह सकते हो. तो एल्यूमिनियम का एल होता है, तो एल में उसका सिंबल लिख लेता हूँ. और भी कुछ एग्जांपल हुए इसके, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं. तो इनके लिए कुछ ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी इसी ग्राफ के थ्रू. ये तो अगर यहाँ पे आ जाइए आप. हेयर वी आर कम. देन फॉर फर्स्ट डक्टाइल, इसके लिए अगर हम ग्राफ करें तो पहले इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये ग्राफ किसके अलॉन्ग था, दैट्स ग्राफ अलॉन्ग विद स्ट्रेन
वो स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे जब स्ट्रेस को हम इंक्रीज कर रहे थे तो विद इन इलास्टिक लिमिट देयर हुक्स लॉ फॉलो। सो एंड समहाउ द पॉइंट क्रॉस्ड ए, जब हम ए के क्रॉस जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुक्स लॉ फेल हो जाता है और ये बी पे पहुँचेगा, फिर इसके अंदर कुछ और चेंजेस होंगे। ऐसे जब सी पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ और चेंजेस दिखते थे, हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इस वाले उसके लिए। तो इसके लिए तो कोई भी मटेरियल है, कोई मटेरियल, द मटेरियल हैव, अब यहाँ पे आप डक्टाइल है, तो डक्टाइल है तो उसकी जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाके होगा, और वो क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा और ब्रेकिंग पॉइंट दूर होगा, तभी तो वो वायर में चेंज हो रहा है। कोई मैं यहाँ पे कोई भी एक कोई भी जिसकी कोई थिकनेस है, यहाँ पे सपोज करो इसकी थिकनेस है, कोई भी हमने कॉपर ले लिया, कॉपर ले लिया, अब इसको मैं फोर्स करके इसको चेंज करना चाहूँ वायर में, तो यहाँ पे बहुत ही थिन में चेंज होगा। तो इसको आप देख सकते हो, इसकी अगर सपोज करो इलास्टिक लिमिट कहीं कहीं इसका हमने ग्राफ बनाया, और जब चेंज होता है तो इसकी इलास्टिक ग्राफ जो होगा कुछ भी एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, इसको आप इसमें चेंज कर सकते हो, और ये ब्रेक भी नहीं होगा, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए मटीरियल हैव लार्ज प्लास्टिक, अब यहाँ इसके बाद जो इसका प्लास्टिक बिहेवियर तो शो करेगा इसके आगे, तो हम लिख सकते हैं डेटा लार्ज प्लास्टिक रेंजेस, यहाँ तक इलास्टिक रेंजेस है, और इसके आगे जो होंगी सारी प्लास्टिक रेंजेस है। तो इसकी जो प्लास्टिक रेंज है ना, इलास्टिसिटी के बाद, इलास्टिक लिमिट्स के बाद ये ज़्यादा हाई रहेंगी। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, डेट आर वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। सो सपोज कर लो यहाँ पे हमने स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस, और हेयर भी नहीं, हेयर स्ट्रेन लो, स्ट्रेन, और यहाँ ले लो आप स्ट्रेस। सो अगर जब हम स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ इलास्टिक लिमिट मिलेगी, तो वहाँ तक तो स्ट्रेट जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है कभी कभार, आप कुछ इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक इफेक्ट्स के थ्रू ये थोड़ा कर्विकल भी देख सकता है, कुछ ऐसे ऐसे कर, लेकिन होता वो हुक्स लॉ तो फॉलो होता है उसके लिए। तो यहाँ पे कोई हमें ए पॉइंट मिलेगा, उसके बाद ए पॉइंट के बाद इसकी जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा दूर जाके मिलेगा, यहाँ पे इसका बी पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, इसका कुछ बी पॉइंट जो मिलेगा वो बहुत दूर जाके मिलेगा। ओके देन, तो इसके यहाँ पे कोई ए पॉइंट मिला और यहाँ पे कोई बी पॉइंट मिला, तो इन दोनों के बीच में हाई रेंजेस हैं। तो ये कौन सी रेंज है, ये प्लास्टिक रेंज है, जहाँ पे उसको डिफॉर्मेशन परमानेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसका डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता, यहाँ तक वो रीगेन कर लेता है, उसके पास रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, तो इसके पास ये याद रखो, द मटीरियल हैव ए लार्ज प्लास्टिक रेंजेस, प्लास्टिक रेंज, और क्या लिख सकते हैं, फॉर ए स्ट्रेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इतना। अब हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास सेकंड है ब्रिटल। ठीक, तो ये इसके लिए अगर हम बात करें तो हम वही कहते हैं कि कोई भी आपने ऐसा देखा होगा जिसके अंदर एकदम से कोई भी मटेरियल ऐसा होगा जो, जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या दिया था, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, जब उसको आप सॉफ्ट आयरन को छूते हैं और उसको हल्का सा स्ट्रेच करते हैं तो एकदम टूट जाता है, तो उसकी जो प्लास्टिक रेंजेस होंगी वो लेस होंगी। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसकी डेफिनेशन यही लिख सकते हो, उसमें सिर्फ ये लिख देना लार्ज की जगह स्मॉल प्लास्टिक रेंजेस, स्मॉल रेंजेस। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, ये अपना स्ट्रेन प्रोड्यूस, सही है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। ओके, तो इसका कुछ एक लिमिट पॉइंट मिलेगा, वो तो सिंपल है हमारे पास, ये हमारे पास ये कोई लिमिट पॉइंट मिल गया, इसके बाद जाके एकदम से इसका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा बी पॉइंट। ठीक, इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट है, ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग क्या कहेंगे इसको, ये ब्रेकिंग पॉइंट, और ये ए पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करें अपनी। सो यहाँ देख लीजिए आप, मेलेबिलिटी के लिए बात करें
सो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम कोई ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ जो मेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे थे, तो बॉडी स्ट्रेच हो रही थी, तो यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था। मेलेबिलिटी में आप उसको किसी भी बॉडी को कंप्रेस करके तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशन कर पाएंगे। कोई भी शीट बनानी है, किसी भी आयरन लिया हमने, सपोज कर लो ये आयरन की वो ले लिए, इसको क्यूब ले लिया आयरन का। जब इसको कंप्रेस करोगे, इसके चारों साइड से फोर्स लगाओगे, इसके चारों साइड इनवर्ट फोर्स लगाओगे, तो ये कंप्रेस होगा, तभी तो शीट में चेंज हो पाएगा। ठीक है, तभी तो शीट में चेंज हो पाएगा, ये ऐसा करके शीट में चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा कुछ निगेटिव ग्राफ बनेगा यहाँ पे, तो वो ऐसा करके कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने वहाँ पे स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो स्ट्रेस था वो क्या था, आउटवर्ड था। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो इनवर्ड है, तो हम इसके लिए निगेटिव में चलेंगे। तो निगेटिव में जब चलेंगे तो उसकी कोई इलास्टिक लिमिट होंगी। तो यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ पे सिंपल जो सेम हमने इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे कोई इलास्टिक लिमिट हमें मिल गई। उसके बाद करके कुछ चेंजेस आएंगे इसमें, फिर ये कोई हमने बी पॉइंट देख लिया, जिसके बाद जाके ये शीट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एक बी पॉइंट यहाँ मिलेगा, उसके बाद जाके कुछ शीट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन है और यहाँ पे कंप्रेशन। ठीक, तो हमने एक टॉपिक समझ लिया। सबसे पहला ये हमारे पास जो पहला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो था ये हमने समझ लिया। तो इस पर 3 ही है, इसके हमने ग्राफ देख लिए। इसके लिए अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो वही डेफिनेशन आएगी, ए मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल, यहाँ पे क्या है, स्मॉल रेंजेस, ये भी क्या, बहुत छोटी रेंजेस, स्मॉल रेंजेस ऑफ प्लास्टिक एक्सपेंशन, तो इसको हम भी कहेंगे सिंपल। ठीक, ओके। थोड़ा जुकाम सा हो रहा है बल को, तो ठीक, अब हम अगले टॉपिक की साइड मूव करते हैं। सो अपना सेकंड टॉपिक था इलास्टिक इफेक्ट्स, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हमने 3 टाइप के इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये सबसे पहला है अपना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। तो इसको अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिस पे जब हम कोई अपना डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो वो एकदम से अपनी बॉडी की जो शेप एंड साइज़ है उसको रिगेन नहीं करते, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम लेते हैं उसको ही हम कह सकते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक, तो कोई बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो जो डिले आ रहा है उसके बीच में, डिले इन रीगेनिंग ऑफ देयर ओरिजिनल स्टेट बाय ए बॉडी, सही है, बाय ए बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक, तो आपको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के थ्रू लिखना चाहें तो उसको मैं आपको एक डेफिनेशन के थ्रू लिखना चाहूँ तो हमने सपोज कर लिया कि ये हमने कोई भी एक रॉड ले ली, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F, और इसकी जो बॉडी की डिफॉर्म हो गई ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आया, डेट इज़ डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ कुछ चेंजेस हमने देखा तो डेल एक्स। अब हमने फोर्स को जब रिमूव कर दिया तो हमें ये चेंजेस, मतलब फोर्स था तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा था जो फोर्स के साथ साथ था। जब हमने फोर्स को रिमूव कर दिया तो इसके अंदर अपनी क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर दोबारा से रीगेन होना स्टार्ट होगी। तो बॉडी जो होगी अपनी जो शेप है, उस लेंथ है, उसको रीगेन कर लेगी। ठीक, लेकिन इसके बीच में कुछ है, हमने यहाँ पे कुछ टाइम लगा टी, तो वो जो डिले आया है, मतलब टाइम में ही तो डिले आया, तो वो डिले वाला जो केस है, सो वो जो डिले इन रीगेनिंग देयर ओरिजिनल स्टेट बाय ए बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स। तो उसको हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट इज द डिले इन
रिकवर और रीगेन, रिकवर और हम लिख सकते हैं रीगेन, रीगेनिंग द regaining the original state by the body, by a body, किसी भी body, by a body, ठीक, by a body on the removal of the deforming force is called elastic after इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी एक हमने इजी डेफिनेशन आपको दिख दी। वैसे कभी कभार ही पूछा जाता है, ये ज़्यादातर नहीं केसेस में नहीं पूछा जाता। ये कौन सा केस है, इसको इलास्टिक इफेक्ट्स कहते हैं। कुछ ये 2-3 इफेक्ट्स हमने देखने मिलते हैं किसी भी मटेरियल में या फिर किसी भी सॉलिड्स के अंदर। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हो सकता है हमारे पास, आपने देखा होगा क्वाड जो होता है, क्वाड एक ऐसा है कि उसको जब हम फोर्स करते हैं तो वो अपनी बॉडी को एकदम से रिगेन कर लेता है। तो वो तो अपने पास ऐसा केस है जो इलास्टिक का केस है। क्वाड्स वो परमानेंटली इलास्टिक हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल देखें जिसके पास वो जो इलास्टिक की जो उसके पास कम हो, मतलब ये जो इफ़ेक्ट है, किसी बॉडी के पास ये इफ़ेक्ट अगर कम है तो उसके पास टाइम डिले ज़्यादा होगा, उसमें डिले ज़्यादा होगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। सो अगर ऐसा कुछ एग्जांपल देखना चाहो तो आप कह सकते हो, आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास फाइबर होते हैं। सो वो एक इसका एग्जांपल हो सकते हैं। जब उस पर हम फोर्स करते हैं, जैसे सपोज कर लिया ये हमने स्केल ले लिया, ये तो मतलब ये तो थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन अगर यही हमने स्केल ऐसे लिया, उसको ऐसे फोर्स करा, ये सपोज कर लिया कि ये स्केल हमने लिया, उसको ऐसे फोर्स करा तो टूट जाएगा, छोड़ो। ठीक है, तो कोई हमने ग्लास फाइबर लिया तो उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होती है, मतलब रीडिफॉर्मेशन होती है, वो थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा डिले मिलता है हमें। और क्वार्ट्ज फाइबर में जल्दी हो जाता है ये। ठीक है, तो अपने पास फिर सेकंड इफेक्ट आता है अपना, डेट इज़ आर सेकंड इफेक्ट। अगर हम सेकंड इफेक्ट की बात करें, और ये क्वार्ट्ज फाइबर जो होता है, ये आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर भी क्वार्ट्ज फाइबर का यूज़ होता है, ताकि जब वो नीडल ऐसे मूव करती है, नीडल नहीं क्या हो गए, जब उसके अंदर स्प्रिंग जो होती है उसको जब हम ऐसे मूव कराते हैं तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेस को अचानक से रिगेन कर लेती है। तो वहाँ पे एकदम एक्यूरेसी के लिए वहाँ पे इसको क्वार्ट्ज फाइबर का यूज़ होता है। ठीक है, ठीक क्वार्ट्ज का यूज़ होता है या क्वार्ट्ज का यूज़ होता है। ठीक है, सो अब सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं, इफेक्ट आता है इलास्टिक फैटिग्यू। ठीक है, ये एक इलास्टिक इफेक्ट है। सो इस द सेकेंड हमारे पास है इलास्टिक फटीग। सो इसको अगर हम डिस्कस करें तो आपने देखा होगा, डेट इज़ 2 सेकेंड। सो गाइज सॉरी फॉर डिले, एक कॉल अटेंड करनी थी। सो हम स्टार्ट कर रहे थे, डेट इज़ इलास्टिक फटीग। तो हमने इसमें डिस्कस करना था इलास्टिक फटीग। हमने इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर क्या था, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट्स में ये कोई सी भी बॉडी, ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अचानक से मतलब रीगेन होने में टाइम लेती हैं। सो उसी डिले को और ग्लिच को हम ये कह सकते हैं, डेट इज़ इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो जितना इलास्टिक इफेक्ट कम होगा उतना टाइम जो होगा वो कम होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, डिले ही तो है, तो डिले जो है टाइम से है यहाँ पे। तो टाइम में जो डिले है
तो उतने डिले कम होगा, जितना इफेक्ट कम होगा तो उतने डिले कम होगा। ठीक। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल इसका शायद दिया था, शायद नहीं दिया, तो यहाँ पे एक ग्लास एग्जांपल लिख लो। गिलास इसका एग्जांपल है। ठीक, इसका एक ग्लास एग्जांपल है। ग्लास में ये होता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर ग्लास के साथ फाइबर और लगाओ, ग्लास फाइबर, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें डिफॉर्म होने के बाद कुछ टाइम लेता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन करने में कुछ टाइम लेता है। फिर इसके बाद जो सेकंड हमारे पास इफेक्ट था, दैट इज इलास्टिक फटीग। तो उसमें हम बात करते हैं इलास्टिक फटीग में बात करें तो आपने सब लोगों ने अपने कॉलेज में ये देखा होगा, एक टॉर्शन पेंडुलम देखा होगा। सपोज कर लो मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ, उस पर आपने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा होगा। कुछ ऐसे ही होता है टॉर्शन पेंडुलम। ठीक, एक यहाँ पे कुछ होता है, वेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से कुछ इस पर लाइनेज होती हैं ऐसे, और इससे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वो निकलता है इसके थ्रू। और काफ़ी इसके अलग अलग वो भी होते हैं एक्सपेरिमेंट। और ऊपर से होता है सपोर्ट से, और ये कोई एक वायर होता है इससे अटैच है, कोई वायर होता है जब हम इसको ऐसे ट्विस्ट कराते हैं तो उस वायर में ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होती है, उसको हम शेयर्ड या टेंजेंशियल स्ट्रेन कह सकते हैं। ठीक, तो उसके पास कुछ एंगल प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लिया यहाँ पे हमने सेकंड हमें यहाँ पहुँचा, इसको हमने जब मूव करा तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, डेट इज़ थीटा। और ये अगेन जब यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाएगा। तो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा टॉर्शन। ठीक, तो ये जो ऑसिलेशन आपको दिख रही है, आपने तो एक बार ये डिफॉर्म करके उसको छोड़ दिया, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, एक ऑसिलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो एक फैटिग क्यों दिख रहा है हमें, ठीक, फैटिग दिख रहा है एक। तो ये जो इसके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही प्रोड्यूस हो रहा है बार बार। जब हमने यहाँ तक थे, जब यहाँ पे हम पहुँचे थे, हमने जब यहाँ से छोड़ा तो जो ट्विस्टिंग इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, सपोज कर लो कोई थीटा हमने माना, कोई थीटा इसके अंदर ट्विस्टिंग ये प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है, शेयर्ड स्ट्रेन है, इसके अंदर शेयर्ड स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था, शेयर्ड स्ट्रेन। ठीक, शेयर्ड स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था इसके अंदर, ये दैट इज शेयर्ड स्ट्रेन। ठीक है, ये एंगल प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर, दैट ओके। सो ये जो एंगल हमने देखने मिला, ये यहाँ से जब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे आके अपनी मीन पोजीशन पे रुका नहीं, ये वापस पहुँचा अपने माइनस थीटा की साइड। ठीक, ये माइनस थीटा हमें मिला, ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑसिलेशन देखने मिला हमें, या कह सकते हैं वाइब्रेशन मिला, दैट इज वाइब्रेशन। ये क्या हो गया, वाइब्रेशन हमें मिला यहाँ पे। तो इसको वाइब्रेशन जो हमें, जहाँ हमें वाइब्रेशन देखने मिला तो वहाँ पे ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट दिखता है। जहाँ पे हमें वाइब्रेशन मिलता है किसी भी जो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव होने के बाद, कोई एक वाइब्रेशन सा महसूस हो, या फिर कोई भी एक वाइब्रेशन, या फिर कह सकते हैं आप कोई भी ऑसिलेशन यहाँ महसूस, यहाँ पर ऑसिलेशन ही तो हो रहा है। या अगर मीन पोजीशन थी यहाँ पे, अगर मीन पोजीशन ये है तो यहाँ से जब हमने यहाँ पे फाइनल यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल, तो फाइनल कहाँ से पहुँचा, यहाँ, तो यहाँ पे पहुँच गया ये। ठीक है, तो इसके बीच में अगर हमने इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया तो मीन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, लेकिन ट्विस्टिंग इसके अंदर आ गई तो माइनस में पहुँची वो ट्विस्टिंग, तो एंगल जो होता है चेंजेस हो गया। तो इसी प्रकार से हम जो वायर में, जो ये वायर हमने लिया है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से ऊपर अटैच्ड है, ठीक, तो और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्क होती है। टॉर्शन होता कैसा है, टॉर्शन एक सपोज कर लो कोई भी वायर एक्सपेंडेड होता है, कोई भी वायर को आप लटका दो, उसके नीचे एक प्लेट लटका दो, थोड़ा सा प्लेट में वेट रख लेना, और वायर की कुछ एक कोई एक थिकनेस होनी चाहिए वायर की, तो वो एक टॉर्शन का काम करता है। तो वो एक क्या हो जाएगा, टॉर्शन पेंडुलम कहते हैं उसको। आप कभी कॉलेज की लैब में जाना, अपनी फिजिक्स लैब में, तो वहाँ पे आपको टॉर्शन पेंडुलम दिखा मिल जाएगा, टॉर्शन पेंडुलम होता है कॉलेज में। ठीक है, सो आपने वाइब्रेशन देखा, ठीक है। अब वाइब्रेशन तो आपको मिल गया,
अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम इसके अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ में होगा लॉस होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कुछ लॉस हो रही है। तो अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा, फिर उसके बाद फिर वो थोड़ा स्ट्रेन कम होगा, ऐसी अल्टरनेटिंग में क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी लॉस होती जाएगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, इलास्टिक फटीग is defined as loss काय में लॉस होगा, लॉस इन स्ट्रेंथ। सो लॉस इन द स्ट्रेंथ, ठीक है, तो लॉस इन द स्ट्रेंथ होगा। ओके, इफ ए मटेरियल, कोई भी मटेरियल हमने लिया, कोई भी सॉलिड, यहाँ पे क्या है, कोई भी एक वो है, तो सॉलिड भी ले लो, मटेरियल की बात कर लो, मटेरियल cause due to the repeated alternating strain, जो रिपीटेशन में आपको बताया कि बार बार स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहेगा, तो वही हमने लाइन लिखी, यहाँ पे लिखी है, ये थोड़ी हमने डेफिनेशन बुक से हमने लिखी है, तो वही हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। टू विच द मटेरियल, ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी एक इफेक्ट है तो हम आपको बता देते हैं। इस सब्जेक्टिव मतलब टांगा जाए, सब्जेक्टिव। तो एक डेफिनेशन है, इलास्टिक फैटिग इज डिफाइंड एज अ लॉस इन स्ट्रेंथ इफ ए मटेरियल कॉज ड्यू टू द repeated alternate strain to which the material is subjected। सो हमने कोई वायर हमने यहाँ पे लिया, उस यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने अब इसको यहाँ से स्टार्ट किया तो इसकी मीन पोजीशन ये है और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच में कुछ ऑसिलेशन हमें देखने मिला, और ऑसिलेशन क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता गया, तो उसके बीच में क्या हो गया, जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो कम होती जा रही है। स्ट्रेंथ यहाँ पे कहाँ के लिए यूज़ हो रहा है, जो मटीरियल की जो स्ट्रेंथ है, वो मटेरियल ऐसे मूव कर रहा था तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक। सो लॉस इन स्ट्रेंथ, ठीक है, तो उसके लिए यूज हो रहा है, लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉज ड्यू टू रिपीटेशन अल्टरनेट स्ट्रेन टू विच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। ओके देन, तो सो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इतना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा हम कैसे टॉर्शन पेंडुलम को कैसे ले रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार पढ़ा, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब अपने पास थर्ड जो अपने पास आता है, दैट इज इलास्टिक हाई स्ट्रेसिस, हाई स्ट्रेसिस। तो इसके अगर हम बात करें तो इसको आपने ऐसे लिख सकते हो, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर लोड करते हो, किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी उस पर अगर लोड, किसी भी बॉडी पर अगर हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल अगर हम ले अपना एक एग्जांपल लेना, अगर हम कोई रबड़ है तो हमने चलो यहाँ पे कोई हैंग कर दिया, कोई भी एक स्प्रिंग हैंग कर दी, ठीक, और इस पर हमने यहाँ पे लोड बॉक्स रख दिया, सही है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर लोड बॉक्स के अंदर लोड को फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले यहाँ पे हमने क्या किया, लोड बॉक्स में लोड को फिल करना स्टार्ट कर दिया। पहले 1 kg का लोड रखा, तो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आई, ये कुछ प्रोड्यूस हुई एक्सटेंशन,
सपोज कर लो इतने यहाँ तक तो इसकी लेंथ थी टोटल, दैट इज़ कॉल्ड एक्स, और यहाँ से लेके इतनी सी इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई डेल एक्स। ठीक, फिर हमने लोड को बढ़ाया तो यहाँ पे कुछ इसका मीटर स्केल होगा, ये सपोज कर लिया यहाँ तक इसकी तो खुद की लेंथ चल लिया, सपोज कर लिया मीटर लिया हमने 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह हम ले लो सब आपकी मर्जी है, 1 मीटर ले लिया तो 1 मीटर से कुछ ज़्यादा लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले बढ़ गई, चलो 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर बढ़ गई हमने फिर लोड स्टार्ट किया, तो हमारे पास अगली रीडिंग जो मिली वो हमारे पास कुछ मिली, इसके बाद 3 ऐड हो गया, तो टोटल इसके पास एक्सटेंशन कितनी होगी 2 और 3 मतलब 5, 1.15 पहुँची 1.5 मीटर, और थोड़ा सा और हमने लोड को एक्सटेंड किया तो हमारे पास रीडिंग क्या मिली, यहाँ पे सपोज कर लिया 3 के बाद 5 और यहाँ 3 के बाद 4 पहुँच गई, और तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। जब हमने लोड को अनफिल किया तो कुछ इसकी जो रीडिंग्स आने लगी, जो रिवर्स रीडिंग थी वो वापस दोनों के बीच में आने लगी, सपोज कर लिया 3.5 यहाँ पे कुछ मिली और 2.5, तो इसके लिए कुछ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, डेट इज़ आर स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन का अगर हम ग्राफ बनाएं स्ट्रेन का, तो आप क्या देख पाओगे, यहाँ पे आप देख पाओगे अगर हम पहला जो लोडिंग स्टार्ट करेंगे तो लोडिंग के लिए जो ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या लिख सकते हो, इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्ट्रेच जो होगा इसके ऊपर इंक्रीज होगा, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ठीक, तो सपोज कर लिए यहाँ पे हमने क्या लिया इसका मीटर स्केल, तो पहले कुछ इसके ऊपर कुछ भी लोड नहीं था, सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं था, सॉरी कॉल आ गई थी। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से कुछ भी इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होगा, सपोज कर लिया यहाँ तक तो एस था, यहाँ पे कुछ 1 मीटर था, 1 मीटर तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसा करके इंक्रीज़ हुआ, जब हमने अनलोड किया तो उसका जो ग्राफ बना कुछ ऐसे बना। ठीक है, यहाँ पर लोड इंक्रीज़ करने पर आया है, ये लोडिंग का जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है उसका ग्राफ है, तो पहले हमारे पास 1 मीटर था, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया ना, तो 0 उसके लिए तो 1 मीटर 0 था, जब वहाँ पे 1 पे पहुँचा लोड इंक्रीज़ करके यहाँ पे पहुँचा 1, तो लोड को जब हम इंक्रीज़ कर दिया तो इसका जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसे बन गया, और वो कुछ ऐसा करके इंक्रीज़ होता गया, तो ये तो इंक्रीजिंग का ग्राफ आ गया हमारे पास, दिख पा रहा है सबको, अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग का ग्राफ बन गया। जब उसको हमने लोड को हटाया और क्या कह सकते हैं हम, मतलब लोड को रिमूव करना स्टार्ट किया, तो उसके पास ग्राफ जो बढ़ेगा डिक्रीजिंग बनेगा, तो उसके बीच में आप देख पा रहे हो, डेट इज़ आपको दो कर्व दिख रहे हैं इसके बीच में। सो वो 2 कर्व क्या दिखाना चाह रहे हैं, सो अगर हम पहले कर्व की बात करें तो हम अंडर कर्व इसको हम ले लें, कोई कर्व ए ले लें, इसको हम बी कर्व ले लें, तो जो ए कर्व के नीचे जो एरिया निकलेगा ये क्या होगा, ये हमारे पास वर्क डन होगा, इतना पार्ट जो होगा वर्क डन क्यों होगा, ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अपने पास जो एरिया जो शो हो रहा होगा, एरिया अंडर कर्व ए, एरिया अंडर कर्व ए क्या हमें पास मिलेगा, वो होगा हमारे पास डेट्स आर वर्क डन होगा अपने पास, वो हमारे पास वर्क डन होगा, और जो एरिया जो मिलेगा हमें, एरिया अंडर कर्व बी, एरिया अंडर कर्व की बी क्या मिलेगा हमें, वो हमारे पास एनर्जी मिलेगी, एनर्जी जो एनर्जी हमें रिमूव होगी आफ्टर अनलोडिंग के बाद, ये जो सिस्टम है ये जो एनर्जी रिमूव करेगा, ये मतलब जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हम फोर्स को अनलोड करके प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो मतलब मास को लोड करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास वर्क डन में काउंट हो गया। अब जो बॉडी हमारे पास प्रोवाइड करेगी जब हम मास को अनलोड कर देंगे, तो जब मतलब ये क्या कहेंगे, हम मास को अनलोड करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी ना, तो अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करेगी, वो लूज़ कैसे करेगी, वो अपनी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से कुछ अपनी एनर्जी को लूज़ करेगी, तो लॉस इन एनर्जी होगा, लॉस एनर्जी। ठीक है, और जब इसका ग्राफ की बात करिए, हमारे पास लॉस एनर्जी का ग्राफ है, और इसके अंदर के इसके बात कर ली हमने। ठीक है, तो इसके बीच में जो शेडेड रीजन में वाला जो बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, दैट इज आर, ये अपने पास कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी जो ये वो एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई,
जो हीट की फॉर्म में अपनी एनर्जी रिमूव हो जाएगी, ये वो एनर्जी है। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी हमें एक्चुअल में मिली। जैसे भी हमने किसी बॉडी का किसी भी उसको स्ट्रेच किया, तो उसके बाद हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, रिप्रेजेंटेड, वो एनर्जी जो हमें पास मिलेगी वो ये वाली एनर्जी है। तो और क्या कह सकते हैं इसको, एनर्जी लॉस्ट भी कह सकते हैं। जो एनर्जी लॉस्ट हो गई तो ये वो एनर्जी होगी उस फॉर्म में। ठीक है, तो समझ में आता है देन? ओके, ठीक। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको दें तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट भी है। इसका कुछ अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ देख लो, छोटा सा, यहाँ आ जाओ, इधर देखना। इम्पोर्टेंस की बात करें तो रबड़ की बात हुई ना यहाँ पे, रबड़। तो रबड़ के आप बात करो तो रबड़ ज़्यादातर टायर्स वगैरह में रबड़ यूज़ होती है। तो टायर्स में जो होती है इसकी जो एनर्जी, लॉस इन एनर्जी होती है, इसकी जो लॉस इन एनर्जी होगी, जो एनर्जी का लॉस होगा, मतलब ये जो कर्व एनर्जी का जो हम एरिया निकालेंगे वो इसकी लॉस इन एनर्जी होगा। तो ये लॉस एनर्जी कर्व जो होगा ये बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही एरिया जो निकलेगा बहुत कम आएगा। अब वो कम आएगा, क्यों कम आना चाहिए आप ही बताओ। अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये हीट की फॉर्म में जो एनर्जी स्प्रेड आउट होगी बाहर की साइड, आउटसाइड में स्प्रेड आउट हो रही है, वो कम होगी। कम होगी तो जो जो गाड़ियाँ होंगी वो ज़्यादा, उसके जो टायर्स होंगे ज़्यादा टाइम के लिए चलेंगे। तो जब वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो टायर जो होंगे ख़राब जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये वो एनर्जी लॉस हो रही है, ये वो एनर्जी है। ठीक, तो ये हीट की फॉर्म में जो लॉस एनर्जी है उसकी बात हो रही है। ये जो शेडेड रीजन हमने बनाया है कर्व ए और बी के बीच में, तो ये हमारे पास लॉस एनर्जी के लिए है। तो आप लिख सकते हो डेट आर कार टायर्स, TRTYERS टायर्स। उसके अंदर क्या होता है कि एक तो टायर्स के अंदर क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, रिंग टाइप है ना, तो उसके अंदर सिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्री होती है और रबड़ होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एरिया जो होता है अपने पास, ये वाला जो एरिया हमने लिया, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो स्मॉल होती है। ठीक, तो इनफ है इतना आज के लिए। तो यही हमारे पास, यही टॉपिक अपने पास यही बताता है कि कैसे दो कर्व हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यही अपने पास हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस, हाँ जो भी ये है। तो इलास्टिक, ये एक इफेक्ट होता है, इसको हमने आज डिस्कस कर लिया। तो काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो तो आप क्या कह सकते हो, तो इतना पार्ट अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो जैसे जैसे हमने लोड हटाना स्टार्ट किया था, यहाँ पे लोड को हमने हटाना स्टार्ट किया था, तो उसी वैल्यूज़ पे मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा, वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस मिलता है। जब हम लोड को अनलोड करते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। तो उन चेंजेस के थ्रू हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ कि दो अलग अलग कर्व्स बनेंगे। उसके लिए अगर हम कर्व बनाएंगे तो उसके बीच में जो रीजन आएगा तो वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो हीट की फॉर्म में, एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, वो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, वो एनर्जी मिलेगी हमें, जो एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाएगी बाहर। तो यही है इसके टॉपिक में आज के। सो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप करें। सो थैंक यू टू ऑल। सो थैंक यू। कुछ भी ना समझ में आता हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि कई जगह मैं गलत लिख देता हूँ या फिर गलत बोल देता हूँ, तो आप उसको इग्नोर कर देना और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर ले करिए। कभी कभार कुछ वीडियो में एरर्स होती हैं, एरर नहीं कहेंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। ठीक, जैसे कि आप अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो हमने लास्ट में क्या क्या सीखा, उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज हमने 3 टॉपिक की करें। तो ये रेगुलर तीन टॉपिक करें, तो इसके बारे में आपको बता दिया था। मेलेबिलिटी और क्या एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल था, यहाँ शायद गोल्ड था, तो ये GOLD गोल्ड है। ठीक, सो यही है गोल्ड अपना। और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह हमने डिस्कस की लिए आज ब्रिटल, या ITILL ब्रिटल। ठीक, इलास्टिक पॉइंट और इलास्टिक लिमिट्स के थ्रू काफ़ी कुछ समझा, अच्छा समझा। ठीक है, तो आप एक बार लेक्चर्स को देखिए, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसके बाद जो भी हमारे पास टॉपिक होगा वो हम क्या बात करेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट की बात होगी। तो वो हम एक ही वीडियो में आपको
इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता देंगे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।